एयरपोर्ट पर अपने परिवार वालों और दोस्तों की फ्लाइट का इंतजार करते हुए लोगों के मन में कैसे कैसे ख्वाब और ख्याल आ रहे होते हैं कि जब वो अपने चाहने वालों से मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे और ऐसे बातें करेंगे। उस वक्त इंतजार का हर पल बड़ा ही भारी लगता है। अब अगर ये इंतजार कभी खत्म ही ना हो, जिस फ्लाइट का इंतजार वो लोग एयरपोर्ट पर कर रहे हैं वो कभी लैंड ही ना हो, उस वक्त अगर लोगों से ये कहा जाए कि वो फ्लाइट कहीं गायब हो गई है और उसका कोई अता पता नहीं है, और इंतजार करते करते दिन, महीने और साल निकल जाएं, तो सोचिए अपने चाहने वालों का इंतजार कर रहे लोगों पर क्या बीतती होगी। हमारी आज की केस स्टडी एक ऐसी ही फ्लाइट के बारे में है जिसने टेक ऑफ तो किया, लेकिन उसके बाद वो फ्लाइट कहां गायब हो गई किसी को पता नहीं। आठ मार्च 2014 मलेशिया का कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट नंबर MH370 कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग जाने की तैयारी कर रही थी। 9M MRO नाम से रजिस्टर्ड बोइंग 777 सीरीज का ये विमान लगभग 11 साल 10 महीने पुराना था। विमान का नेतृत्व 43 वर्षीय मलेशिया कप्तान ज़हारी ए कर रहे थे। कैप्टन ज़हारी ए ने 1981 में एक कैडेट पायलट के तौर पर मलेशिया एयरलाइन को ज्वाइन किया था और धीरे धीरे अपनी पायलट ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद 1981 में उन्हें सेकंड ऑफिसर प्रमोट किया गया। इसके बाद 1991 में उन्हें बोइंग 737 के कप्तान के तौर पर प्रमोट किया गया, जिसके बाद 1986 में उन्हें एयरबेस A330 और बोइंग 777 का कप्तान नियुक्त किया गया। अब तक के अपने सफल कैरियर और लगभग 18,365 घंटों के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के कारण कप्तान ज़हारी ए को एक अनुभवी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और मंझे हुए फ्लाइंग एग्जामिनर के तौर पर देखा जाता था। को पायलट के तौर पर 27 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर फारिक ए कप्तान का साथ दे रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर फारिक ए ने भी 2007 में एक कैडेट पायलट के तौर पर मलेशिया एयरलाइन में अपने फ्लाइंग कैरियर की शुरुआत की थी। नवंबर 2013 में उन्होंने बोइंग 777 के फर्स्ट ऑफिसर के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी। फर्स्ट ऑफिसर ट्रेनी के तौर पर आज ये उनकी आखिरी फ्लाइट थी, जिसके बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर फर्स्ट ऑफिसर नियुक्त किया जाना था। कुल मिलाकर अपने अब तक के कैरियर में पायलट फारिक ए ने लगभग 2,763 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस प्राप्त किया था। धीरे धीरे कर सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर फ्लाइट में सवार होने लगे। उस दिन फ्लाइट 370 में 227 पैसेंजर के साथ 12 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। नॉर्मल तरीके से अपने सभी ग्राउंड टास्क को पूरा करने के बाद रात के लगभग 11:48 पर प्लेन ने एयरपोर्ट पर अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू किया। धीरे धीरे टैक्सीवे से होते हुए फ्लाइट रनवे 32R पर पहुंचती है और ATC टावर की परमिशन के बाद रात के लगभग 12:45 पर फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। एयरपोर्ट ATC टावर द्वारा दिए गए निर्देश को फॉलो करते हुए फ्लाइट लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिसके बाद फ्लाइट को अपने अगली दिशा निर्देश के लिए कुआलालंपुर ATC की रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर दिया जाता है। रात के लगभग 12:45 पर कुआलालंपुर ATC फ्लाइट 370 को 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने का निर्देश देता है और जिसके बाद धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाते हुए फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। रात करीब 1:20 पर फ्लाइट कुआलालंपुर ATC रेडार की रेंज से निकलकर हो ची मिन के रेडार एरिया में दाखिल होती है। इसके 2 मिनट बाद गल्फ और थाईलैंड में इगारी वे पॉइंट से गुजरते हुए फ्लाइट कुआलालंपुर ATC के रेडार पर दिखाई देती है, लेकिन उसके 10 सेकंड बाद फ्लाइट 370 फिर से कुआलालंपुर ATC की रेडार स्क्रीन से गायब हो जाती है।
रेडार स्क्रीन से गायब होने के बाद एटीसी कंट्रोलर फ्लाइट 370 में लगे ट्रांसपॉन्डर की मदद से फ्लाइट को रेडार स्क्रीन पर लोकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लाइट के ट्रांसपॉन्डर सिस्टम से कोई सिग्नल रिसीव नहीं होता। यहां यह अंदेशा होता है कि शायद इसके बाद फ्लाइट 370 के ट्रांसपॉन्डर सिस्टम को बंद कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद फ्लाइट सिविलियन रेडार से गायब हो जाती है, लेकिन पास का एक मिलिट्री रेडार अभी भी फ्लाइट 370 को ट्रैक कर रहा था। मिलिट्री रेडार के डेटा के अनुसार फ्लाइट पहले राइट टर्न लेती है, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेकर वापस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। बिना एटीसी टावर की परमिशन के फ्लाइट 370 जब ऐसे अपना रूट बदलती है तो वियतनामीज एटीसी टावर को थोड़ा शक होता है और वो उसी एयर स्पेस में उड़ रहे एक दूसरे जहाज के कप्तान को फ्लाइट 370 से कनेक्ट करने के लिए कहते हैं। कप्तान फ्लाइट 370 के रेडियो से कनेक्ट करने में सफल तो हो जाता है, लेकिन उसे सिर्फ अजीब तरह की खुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। रात के 1:30 और 1:35 के बीच 33,000 फीट पर उड़ते हुए फ्लाइट 370 अभी भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पेनिनसुला रीजन के ऊपर से उड़ान भर रही थी। इसी दौरान पास के ही इस्माइल पेट्रा एयरपोर्ट के रेडार को 4 बार अपनी स्क्रीन पर कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जो माना जा रहा है कि फ्लाइट 370 ही होगी। इसके बाद लगभग 1:52 पर फ्लाइट पनांग आइलैंड के दक्षिणी किनारे के ऊपर से गुजरती हुई रिकॉर्ड होती है। यहां से यह फ्लाइट राइट टर्न लेकर मलाका के वैम्पी और पुला वे पॉइंट के ऊपर से गुजरती है और यही वो आखिरी लोकेशन है जहां रात के 2:22 पर फ्लाइट 370 को लोकेट किया जाता है। इसके बाद किसी भी रेडार पर यह फ्लाइट दिखाई नहीं देती। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। बिग पासपोर्ट माइक के नॉइस कैंसिलेशन फंक्शन के कारण ही अपने हर वीडियो के लिए मैं परफेक्ट HD वॉइस आसानी से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर बहुत ही किफ़ायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं। सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। आखिरी बार कांटेक्ट होने के लगभग 4 घंटों बाद कुआलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फ्लाइट 370 की खोजबीन शुरू करता है। अपने शेड्यूल के अनुसार फ्लाइट को सुबह 6:30 पर बीजिंग पहुंचना था, लेकिन 7:30 पर मलेशिया एयरलाइन एक मीडिया रिपोर्ट जारी करते हुए अनाउंस करती है कि रात के 1:22 से फ्लाइट 370 से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और सरकार ने खोज और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के एरिया में तुरंत ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बावजूद भी फ्लाइट MH370 का कोई अता पता नहीं लगा। लेकिन इस हादसे के 10 दिन बाद ब्रिटेन स्थित इनमारसेट सैटेलाइट कंपनी को ऐसी जानकारी मिली जिसने उनके साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनके सैटेलाइट डेटाबेस रिकॉर्ड के अनुसार मिलिट्री रेडार से गायब होने के बाद भी फ्लाइट MH370 लगभग 6 घंटों तक हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरती रही। असल में फ्लाइट 370 के इंजन में लगे कुछ सेंसर लगातार सैटेलाइट को कुछ सिग्नल भेज रहे थे, लेकिन इस सिग्नल से प्लेन की लोकेशन के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी। सैटेलाइट डेटा के अनुसार प्लेन ने सुबह के 8:10 पर सैटेलाइट को आखिरी बार सिग्नल भेजे। फ्लाइट MH370 को सुबह 6:30 पर बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन सैटेलाइट सिग्नल के अनुसार यह फ्लाइट सुबह 8:10 तक उड़ान भर रही थी।
जिसका मतलब है कि यही वो वक्त होगा जब फ्लाइट का फ्यूल खत्म हो गया होगा और वो क्रैश कर गई होगी। सैटेलाइट और प्लेन के बीच में सिग्नल ट्रांसमिशन के दौरान लगे टाइम को कैलकुलेट करके प्लेन की स्थिति का अनुमान लगाया गया। इन कैलकुलेशंस के तहत 7 बड़े बड़े सर्कुलर एरिया को निर्धारित किया गया, जिसमें फ्लाइट MH370 के होने का अनुमान लगाया गया। आखिर सर्कुलर एरिया के अनुसार ये प्लेन कजाकिस्तान से लेकर हिंद महासागर के दक्षिणी छोर तक कहीं भी हो सकता है। इतने बड़े एरिया में प्लेन को ढूंढना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम था। मलेशिया के साथ कई और देशों ने इसमें हिस्सा लिया और जिसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे मुश्किल और महंगा सर्च ऑपरेशन। 18 मार्च से 22 अप्रैल के बीच 46 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में 19 समुद्री जहाज़ों और 345 से ज्यादा हवाई उड़ानों ने फ्लाइट 370 को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ना ही तो उस प्लेन का कोई पता चला और ना ही किसी तरह का कोई मलबा मिला जिससे ये पक्का सबूत मिल सके कि ये प्लेन क्रैश हो चुका है। खोजबीन के आखिरी चरण में ऑस्ट्रेलिया के समुद्री एरिया में लगभग 1800 किलोमीटर वर्ग के एरिया की सोनार जांच भी की गई, ताकि समुद्र की गहराइयों में भी इस प्लेन के किसी मलबे का पता लगाया जा सके, लेकिन वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। और आखिरकार इस घटना के 2 साल और 10 महीने के बाद भी जब फ्लाइट 370 की कोई जानकारी नहीं मिली, तो मजबूरन 17 जनवरी 2017 को इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। 3 अक्टूबर 2017 को पब्लिश हुई ATSB की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री एरिया में किए गए इस सर्च ऑपरेशन में लगभग 155 मिलियन US$ का खर्चा आया। इस रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट सिग्नल और अलग अलग रेडार से मिले डेटा के अनुसार इस सर्च ऑपरेशन के लिए 25,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को निर्धारित किया गया था। जनवरी 2018 में ओशियन इन्फिनिटी नाम की एक प्राइवेट एजेंसी ने इस 25,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में दोबारा जांच शुरू की, लेकिन मई 2018 में 1,12,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में सर्च करने के बावजूद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा और इसके बाद 9 जून 2018 को इस प्राइवेट सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। मीडिया में छपी कुछ खबरों के अनुसार इस घटना में किसी भी तरह के मानवीय हाथ होने की स्थिति में मलेशियन पुलिस का सबसे पहला शक कप्तान ज़हारी की तरफ था। जनवरी 2016 में जांच के दौरान लीक हुई एक डॉक्यूमेंट के अनुसार FBI टीम को कप्तान ज़हारी के घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर बरामद हुआ था, जिसके डेटाबेस में उसी तरह का फ्लाइंग रूट मिला था जिस रूट पर प्लेन को आखिरी बार पाया गया था। हालांकि ATSB ने कप्तान ज़हारी पर शक को निराधार बताते हुए कहा कि पायलट के घर पर्सनल फ्लाइट सिमुलेटर में फ्लाइट मैप का पाया जाना सामान्य बात है और इसे शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल जांच कमेटी ने इस बात को कभी भी खारिज नहीं किया कि हो सकता है कि कप्तान ज़हारी ने ही एक सोचे समझे प्लान के तहत जानबूझकर फ्लाइट 370 को क्रैश किया हो। हालांकि कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि कप्तान ज़हारी ने इस प्लेन को बहुत ही सावधानी से समुद्र में किसी ऐसी अनजान जगह क्रैश किया कि पूरा का पूरा प्लेन बिना टूटे हुए समुद्र में समा जाए, ताकि कभी उसके टुकड़े भी ना मिल सकें। आखिरकार जुलाई 2018 में मलेशिया की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा फ्लाइट 370 के गायब होने की आधिकारिक रिपोर्ट जारी कर दी गई और जैसा कि लग रहा था, इस रिपोर्ट में भी प्लेन के गायब होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अपनी रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटर ने यही कहा कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के ना मिल पाने के कारण इस प्लेन के गायब होने की कोई भी वजह बता पाना नामुमकिन है। लेकिन प्लेन में सफर कर रहे यात्रियों के परिवार वालों के लिए इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि आज की डिजिटल दुनिया में, जहां पूरा संसार इंटरनेट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, वहां इतना बड़ा और आधुनिक प्लेन कैसे अपने आप आसमान में गायब हो सकता है। और रह रहकर इस हादसे में किसी साजिश की खबरें इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आती रहती हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर आज तक इस फ्लाइट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक अलग अलग आइलैंड पर प्लेन के 27 ऐसे टुकड़े मिले हैं जो शायद इसी प्लेन के हैं, लेकिन इन खबरों में भी कितनी सच्चाई है ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर अपना कोई दुनिया छोड़कर चला जाए तो उसे भगवान की मर्जी समझकर हम धीरे धीरे उस हादसे से उबर जाते हैं, लेकिन अगर यही पता ना हो कि वो इंसान जिंदा है भी या नहीं और पूरी उम्र यही लगता रहे कि कभी भी उनकी कोई खबर आ सकती है, तो इस असमंजस की भावना के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।